Hello and welcome to this video lecture. I am Himanshu Sinsinwar, lecturer मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे ME3005 पावर जनरेशन यूनिट नंबर 8 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के सेकंड पार्ट के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, टाइडल एनर्जी के बारे में और थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूगर्भीय ऊर्जा एक अर्थ के यानी कि पृथ्वी के अंदर उपस्थित ही एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये जो एनर्जी है वो पृथ्वी के अंदर ही लाई करती है। देखिए जो पृथ्वी होती है उसे हम दो भागों में बना हुआ मान सकते हैं। जो अंदर का भाग होता है पृथ्वी का उसे कोर कहा जाता है, जबकि जो बाहरी आवरण होता है पृथ्वी का उसे क्रस्ट कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसी कई थ्योरीज हैं कि जो पृथ्वी का अंदरूनी भाग है कोर, वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है और इसी कारण से जो कोर वाला भाग है वो मोल्टन स्टेट के अंदर रहता है। और इस पार्ट का जो टेम्परेचर रेंज है वो लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस यानी कि 4500 डिग्री सेल्सियस तक हाई है। जबकि क्रस्ट वाले पार्ट की अगर बात करें तो यदि ग्राउंड से 50 किलोमीटर नीचे गहराई तक जो टेम्परेचर है वो लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो एनर्जी इस सोर्स से प्राप्त करते हैं उसी एनर्जी को हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। देखिए जब भी लगभग 1000 मीटर की गहराई पे एक बोर का निर्माण करते हुए हम जो के फ्लूइड को बाहर निकालते हैं तो वो जो वाटर जो फ्लूइड होता है वो ड्राई और वेट स्टीम के रूप में बाहर आता है, जिसका कि टेम्परेचर लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास होता है। तो इतने हाई प्रेशर के कारण, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब से काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ये जो फ्लूइड है वेट और ड्राई स्टीम का ये स्वतः ही इस गहराई से पृथ्वी के तल तक बाहर आ जाता है और इसी स्टीम का प्रयोग करते हुए हम टरबाइन को या यूं कहें स्टीम टरबाइन को रोटेट करते हैं और ये टरबाइन फर्दर जनरेटर को ऑपरेट करती है, जिससे कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और इसी प्रकार से जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि पावर को जनरेट करने के अंदर करते हैं। देखिए जो स्टीम बाहर आती है भूगर्भ से वो वेट स्टीम और ड्राई स्टीम दोनों की फॉर्म में होती है। तो जो हॉट वाटर पार्ट होता है स्टीम का उसके अंदर क्योंकि डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसीलिए ही इसको अलग कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये टरबाइन को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके इरोजन का कारण भी बन सकता है। तो इसीलिए सिर्फ स्टीम को अलग करते हुए उसे ही स्टीम टरबाइन तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि वो टरबाइन को रोटेट करती है और जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए लगभग 1000 मीटर की गहराई तक एक बोर का निर्माण किया गया है। उस बोर से पाइप के थ्रू जो फ्लूइड है वो ड्राई वेट स्टीम के रूप में हाई प्रेशर होने के कारण स्वतः ही बाहर आ जाएगा। फिर वाटर सेपरेटर के थ्रू वेट स्टीम अलग कर ली जाएगी और ड्राई स्टीम को भेज दिया जाएगा स्टीम टरबाइन के अंतर्गत। और स्टीम टरबाइन में ये एक्सपेंड होगी, इसका प्रसारण होगा, जिससे कि स्टीम टरबाइन रोटेट करेगी और जनरेटर के द्वारा ये पावर का डेवलपमेंट करेगी। और फिर इसके बाद इस स्टीम को भेज दिया जाएगा जेट कंडेंसर में, जहाँ ये कंडेंस होती हुई कंडेंस्ड पार्ट में लोकल यूज़ के लिए भेज दी जाएगी। तो देखिए बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में। तो जो इंडिया के पास जो पोटेंशियल है जियोथर्मल एनर्जी डेवलप करने का वो लगभग 10,000 मेगावाट का माना गया है। और ये जो 6 फॉलोइंग साइट्स हैं इंडिया में, ये जियोथर्मल साइट्स के लिए उचित मानी गई हैं, जिनमें से 2 जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हैं, एक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है, एक गुजरात के अंतर्गत और एक हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। जो मणिकरण हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है ये वो पहली साइट है जहाँ पर जियोथर्मल पावर जनरेशन प्लांट का डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुआ था। तो अगर इसके टाइप्स के बारे में बात करें हम तो 5 टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल जियोथर्मल सिस्टम्स होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से पहला है ड्राई स्टीम प्लांट्स। तो ड्राई स्टीम प्लांट्स जो होते हैं
वो कन्वेंशनल स्टीम प्लांट्स के जैसे ही होते हैं, यानी कि स्टीम का उपयोग करते हुए टरबाइन्स को रोटेट किया जाता है। दूसरा यदि हम पढ़ें तो वो है सिंगल फ्लैश प्लांट्स। इसमें क्या किया जाता है, हॉट वाटर को सेपरेशन मतलब कि सेपरेटर से अलग कर लिया जाता है और इसके बाद उसे इवोपरेट किया जाता है और फिर पुनः उसको स्टीम में बदलते हुए स्टीम प्लांट में वापस भेज दिया जाता है। डबल फ्लैश प्लांट में क्या होता है, यही काम दो बार होता है, मतलब कि हॉट वाटर को अलग कर लिया, उसे इवोपरेट किया स्टीम में और उसको सेकेंड टाइम भी इवोपरेट किया और फिर भेज दिया जाएगा, यानी कि जो बचा हुआ हॉट वाटर उसे इवोपरेट किया और उसे भेज दिया जाएगा स्टीम प्लांट के अंदर। मल्टीपल फ्लैश प्लांट्स के अंतर्गत यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी जब तक कि ऑल हॉट वाटर को हम यानी कि पूरे हॉट वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ ना कर लें। जबकि बाइनरी प्लांट्स जो कि इन चारों से अलग हैं, उसमें क्या होता है, जो हॉट वाटर है उसका उपयोग किया जाता है हीट एक्सचेंजर के अंतर्गत, यानी कि हॉट वाटर को हीट एक्सचेंजर के अंदर भेजा जाता है जहाँ पर वो हीट एक्सचेंज करता है अपनी अमोनिया या फिर फ्रेऑन से, जो कि ऑर्गेनिक फ्लूइड्स हैं, जो कि ऑर्गेनिक फ्लूइड है। और ये अमोनिया या फिर फ्रेऑन जिसका कि बॉइलिंग टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो ये इस हॉट वाटर से वेपर में बदल जाता है और इसे फिर क्लोज रैंकिन साइकिल में यूज़ किया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में, यानी कि ज्वार ऊर्जा के बारे में, जो पीरियोडिकली यानी कि कालांतर पे राइज और फॉल यानी कि यानी कि जो चढ़ाव और उतार आता है पानी का समुद्र में, उसे ही ज्वार ऊर्जा यानी या फिर टाइडल एनर्जी कहा जाता है। अभी टाइडल एनर्जी का उत्पन्न होने का या फिर इसका जनरेशन का कारण क्या है, तो देखिए इसका जनरेशन का कारण जो है वो है सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है, वो बैलेंस फोर्स वो उस फोर्स को बैलेंस किया जाता है पृथ्वी पर जो पानी है उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा। इन फोर्सेस में एक तरह का बैलेंस को फॉर्म किया जाता है। और पृथ्वी पे पानी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या कारण है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे रोटेट करती है, जिसके कारण कि पृथ्वी पर जो पानी है उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को चंद्रमा और सूर्य ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा बैलेंस किया जाता है। और इन्हीं फोर्स के बैलेंसेस के कारण ही जो समुद्र का पानी है उसके अंदर उतार एवं चढ़ाव आता है, जिसे ही हम ज्वार की ऊर्जा या फिर टाइडल एनर्जी कहा जाता है। जब भी जो वाटर का लेवल होता है वो सी के मीन लेवल से ज़्यादा होता है तो उसे हाई टाइड या फिर फ्लोट टाइड कहा जाता है, फ्लोट टाइड। जबकि और यदि जो इस पानी का लेवल है वो सी के मीन लेवल से कम होता है तो इसे लो टाइड या फिर एब टाइड कहा जाता है। तो इस ज्वार या फिर टाइड के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है, इसी का उपयोग करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं पानी की इस ऊर्जा से और उस टरबाइन के द्वारा एक जनरेटर को ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे कि मैकेनिकल एनर्जी फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए इस एनर्जी को उपयोग करने के लिए क्या किया जाता है, जो सेलेक्टेड साइट्स होती हैं जहाँ पर निरंतर हाई टाइड्स एवं लो टाइड्स यानी कि टाइडल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर लैंड के आसपास डैम बनाया जाता है। डैम बनाकर एक बेसिन क्रिएट किया जाता है और उस बेसिन में पानी को कलेक्ट किया जाता है सी में से यानी समुद्र में से हाई टाइड के दौरान, और लो टाइड के दौरान उस बेसिन में से पानी को रिलीज कर दिया जाता है समुद्र के अंदर। तो ये बात डायग्राम से थोड़ी ज़्यादा स्पष्ट होगी। देखिए लैंड साइड पे बांध बना करके टाइडल बेसिन बनाया गया है, तो जब भी हाई टाइड आएगा तो पानी एकत्र हो जाएगा टाइडल बेसिन के अंतर्गत, और जब भी लो टाइड की स्थिति होगी तो पानी को रिलीज कर दिया जाएगा वापस सी के अंतर्गत। और इसी फ्लो से इसी आवागमन से जो फ्लो बनेगा उसी को यूज़ करते हुए टरबाइन का रोटेशन किया जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें टाइडल पावर प्लांट्स की, तो ये इन 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हो सकते हैं। तो पहला है सिंगल बेसिन सिंगल इफेक्ट टाइडल पावर स्कीम, दूसरा है सिंगल बेसिन डबल इफेक्ट टाइडल पावर स्कीम, और तीसरा है लिंक्ड बेसिन स्कीम। तो एक एक करके हम इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो पहला है सिंगल बेसिन सिंगल इफेक्ट
टाइडल पावर स्कीम, इसके अंदर क्या होता है, जब हाई टाइड होता है तो समुद्र से पानी टाइडल बेसिन के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है, और जब लो टाइड होता है तब पानी रिलीज किया जाता है समुद्र के अंदर। और इस समय जो टरबाइन होती है, देखिए जो सेटअप लगा हुआ है टरबाइन जनरेशन का, जब देखिए लो टाइड की स्थिति में जब सी लेवल जब टाइडल बेसिन से समुद्र में पानी छोड़ा जाएगा या फिर रिलीज किया जाएगा, तब ये टरबाइन को रोटेट करेगा और इस कारण से जो पावर का जनरेशन होगा। जबकि जो सिंगल बेसिन डबल इफेक्ट टाइडल पावर स्कीम है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जब हाई टाइड आता है तो भी हाई टाइड के दौरान क्या होता है, समुद्र से पानी टाइडल बेसिन के अंतर्गत आता है, तो इस समय आते हुए भी पानी टरबाइन को रोटेट करता है, और जब लो टाइड के दौरान पानी टाइडल बेसिन से समुद्र के अंदर वापस जाता है तब भी टरबाइन को रोटेट करता है। तो इस प्रकार के जो पावर स्कीम्स हैं उनके अंदर जो टरबाइन यूज़ की जाती है वो रिवर्सिबल प्रकार की होती है, यानी कि जब पानी सी से टाइडल बेसिन के अंदर आएगा तब भी टरबाइन रोटेट होगी, और जब पानी लो टाइड के दौरान टाइडल बेसिन से सी की तरफ जाएगा तब भी टरबाइन रोटेट होगी। जो तीसरा वाला है वो है लिंक्ड बेसिन स्कीम। इसमें क्या होता है, लैंड के आसपास दोनों बेसिन एक साथ बनाए जाते हैं, हाई बेसिन और लो बेसिन, और उनके बीच में होता है जो पावर हाउस है, जो जहाँ पर पावर का जनरेशन होता है। तो इस प्रकार के बेसिन में क्या होता है, हाई टाइड के समय समुद्र से पानी जाता है हाई बेसिन की तरफ, और लो टाइड के जो हाई बेसिन से पानी जाता है लो बेसिन में, और लो टाइड के दौरान पानी जाता है बेसिन से सी के तरफ। तो इस प्रकार इस वाले लिंक्ड बेसिन स्कीम में पावर का डेवलपमेंट होता है। ये जो गेट्स हैं स्लाइस टाइप के स्लाइसेस हैं। जो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टाइडल पावर प्लांट्स हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं गुजरात में कच्छ की खाड़ी में, और वेस्ट बंगाल में सुंदरबन में, जहाँ पर अभी ये टाइडल पावर प्लांट्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, यानी थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के बारे में। तो इस प्रकार की पावर जनरेशन के अंदर जो थर्मल एनर्जी है यानी हीट है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जो पावर जनरेशन है ये बेस है सीबेक इफेक्ट पे। सीबेक इफेक्ट क्या है, सीबेक इफेक्ट के अनुसार जब दो डिसिमिलर मटेरियल्स को एंड टू एंड जोड़कर एक लूप बनाया जाता है और दोनों ही एंड्स को अलग अलग टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो एक ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का प्रयोग करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए जो मैग्नीट्यूड होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, जो कि डेवलप हुआ है सीबेक इफेक्ट के कारण, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो टेम्परेचर डिफरेंस रखा गया है दोनों ही जंक्शंस, यानी कि जहाँ पर कि दोनों के जो दो सिरे हैं दोनों मटेरियल के, जो कि डिसिमिलर मटेरियल हैं, उन दोनों मटेरियल्स के जो पहला वाला सिरे और दूसरे वाले सिरे जो जुड़े हैं उन्हें जंक्शन कहा जाएगा। तो जंक्शंस के जो टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, उनका जो डिफरेंस है उन्हीं टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगी ये ईएमएफ। तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TH माइनस TC, यानी कि हाई टेम्परेचर जो कि हाई टेम्परेचर जंक्शन का टेम्परेचर है, माइनस TC जो कि लोअर टेम्परेचर जंक्शन का टेम्परेचर है। तो E इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, TH इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन, TC इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, अल्फा सीबेक कोफिशिएंट है। तो जो हॉट जंक्शन है उसको हॉट कैसे रखा जाता है, उसको हॉट रखने के लिए हीट सोर्स का उपयोग किया जाता है। ये जो हीट सोर्स है ये ऑयल या फिर ऑयल कंबशन से या फिर गैस बर्नर के द्वारा या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर से निकली हुई वेस्ट हीट के द्वारा या फिर सोलर रेडिएशन से भी किया जा सकता है। यानी कि जो सोलर रेडिएशन होता है उनको पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर टाइप ऑफ कलेक्टर से हम लोग जो हॉट जंक्शन है उसको हीट की सप्लाई करेंगे, जबकि कोल्ड जंक्शन को कोल्ड कैसे रखा जाता है, वाटर कूलिंग के द्वारा या फिर रेडियो एक्टिव हीट ट्रांसफर के द्वारा कोल्ड जंक्शन को कूल किया जाता है। अब ये जो फिनोमिना है इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डायरेक्टली हीट से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और जो हीट है वो हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी चीप फॉसिल फ्यूल जो होता है, यानी कि जो चीप फ्यूल होता है उसके कंबेशन से हम लोग जब उसका दहन करेंगे तो उसके दहन से जो निकलने वाली ऊष्मा है उस चीप फ्यूल से
उसी के द्वारा हम लोग हॉट जंक्शन को हाई टेम्परेचर पे मेंटेन कर सकते हैं, जो कि इस फिनोमेना की सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अप्रिशिएबल बात है। अब इन डिवाइसेस का जो यूज़ है वो किया जाता है किसी भी स्टैंड बाई यूनिट के लिए या फिर बेस लोड प्लांट्स में भी इनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जो इनकी थर्मल एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी कम होती है, लगभग 3% के आसपास। बेटर एफिशिएंसी के लिए लगभग मतलब तो अगर 20% तक एफिशिएंसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो इनमें सिरेमिक टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज़ किए जाएंगे जो कि डोप सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। तो इस प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है सेमीकंडक्टर्स और मेटल कंडक्टर्स के बीच की, और इनमें हाई टेम्परेचर तक बने रहने की भी क्षमता होती है। तो अब इसी प्रोसेस को हम लोग डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। देखिए, दो डिसिमिलर मटेरियल हैं, दोनों के पहले सिरे जुड़े हुए हॉट जंक्शन से जहाँ पर हीट की सप्लाई की जाएगी, जबकि दूसरे सिरे जुड़े हुए हैं कोल्ड जंक्शन से जहाँ पर वाटर की सप्लाई द्वारा या फिर किसी कूलेंट की सप्लाई द्वारा इसे कूल रखा जाएगा। और क्योंकि ये जो दोनों सिरे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन है, तो सीपेक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, और उसी से कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और जिसको हम लोड पर कलेक्ट कर लेंगे। तो क्योंकि ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है इसका साइज़ सिंपल होता है और जो साइज़ कॉम्पैक्ट होता है यानी कि छोटा होता है और सिंपल भी होता है इसका कंस्ट्रक्शन, और इसमें किसी प्रकार का कोई मूविंग पार्ट भी नहीं होता है, तो ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है इनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। और दूसरा जो एडवांटेज है मेन वो ये कि इस प्रकार के पावर जनरेशन के अंतर्गत हॉट जंक्शन को हीटअप करने के लिए किसी भी प्रकार की वेस्ट हीट का उपयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार वेस्ट हीट को भी रिकवर किया जा सकता है और इनको कम कॉस्ट के अंतर्गत ही पावर का जनरेशन किया जा सकता है। तो आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर के द्वारा जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी और थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के बारे में समझने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।